ज्यादातर लोग जब आज के आनंद की बात में डूबे हैं तो चंद ऐसे लोग हैं जो भविष्य के धुंध को साफ देख रहे हैं, लेकिन वर्तमान की चकाचौंध ने इस धुंध को छुपा दिया है। ऐसे लोगों का मानना है कि भारत आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, लेकिन कभी यह रास्ता आर्थिक गुलामी की ओर तो नहीं ले जा रहा। ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आज हमारे सामने है ऐसी ही एक शख्सियत, राजीव दीक्षित। दीक्षित साहब, आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से भारत तेजी से महाशक्ति बन रहा है, क्या उसकी दिशा सही है? वर्तमान में तो भारत की दिशा ठीक दिखाई नहीं देती। महाशक्ति तो नहीं बन रहा है, लेकिन अमेरिका का पिछलग्गू बनता जा रहा है। और हमारी जो सरकारें हैं और नेता हैं वो ऐसा मानते हैं कि शायद हम अमेरिका के पिछलग्गू बन के महाशक्ति हो जाएंगे, जो कभी होता नहीं है। लेकिन खुद अमेरिका मान रहा है कि आने वाले दिनों में भारत हमको लीड करेगा। हाँ, लेकिन उसकी दिशा बदले तो जैसे भारत की आंतरिक जो शक्ति है उस पर भारत भरोसा करे और हमारे लोगों की जो कार्यक्षमता है उसका सदुपयोग हो, और लोगों के पास जो दिमाग है इस देश में उसका सदुपयोग हो तो जरूर हो जाएगा। और हमारे अमेरिका से आगे निकलना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जहां अपन आज पहुंचे हैं वो भी तो चीजों के उपयोग करके पहुंचे हैं। फिर आपको कैसे लग रहा है कि दिशा गलत है? क्योंकि उसी दिशा से होते हुए हम आज की मंजिल तक पहुंचे। आज की मंजिल तक हम जिस दिशा से पहुंचे हैं वो ये दिशा नहीं है जिसमें आज हम चल रहे हैं। आज तक जो हम पहुंचे हैं वो स्वावलंबन के नारे पर ताकत लगाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे 1948 में हमने शुरू की यात्रा आजादी के बाद से, 1947-48 से, तो हमारी दिशा दूसरी थी। हम इस देश में भारत के लोगों की शक्ति का, भारत के संसाधनों का, भारत की बुद्धि का उपयोग करते हुए यहाँ तक आए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस देश में एक नारा आया, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। वास्तव में तो वो अमेरिकनाइजेशन है। आप जिस 1948 की बात कर रहे हैं, देश की स्वतंत्रता के साथ ही हम रशिया के सामने जाकर नतमस्तक हो गए थे। हम उस लॉबी के मेंबर बन गए थे, हम एक कोने के सदस्य बन गए थे। वो भी गलत था। मेरी मान्यता है कि रूस के सामने जाके नतमस्तक होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भारत देश को किसी के सामने भी नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुनियादी कुछ चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो दूसरे देशों के पास नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे पास करोड़ों किसान हैं जो बहुत मेहनती हैं। जमीन हमारी बहुत अच्छी है, 35 करोड़ हेक्टेयर जमीन इस देश की बहुत ही अच्छी है। दुनिया के किसी देश में इतनी अच्छी मिट्टी नहीं है जो हमारे पास है। मौसम बहुत अनुकूल है। सूरज का प्रकाश 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे हमें उपलब्ध होता है। खदानों में बहुत कुछ बेशुमार दौलत भरी पड़ी है। हम इतनी क्षमतावान है, तो क्या ये जो हमारे शासक थे मूर्ख थे जो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया? मुझे ऐसा लगता है कि मूर्ख तो नहीं है, लेकिन वो किसी दबाव में जरूर दिखाई देते हैं। जैसे जैसे भारत अमेरिका के नजदीक जा रहा है और सरकार ये बोल रही है कि हम अमेरिका से दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि अमेरिका की गुलामी में फंस रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई दबाव है जो काम कर रहा है। और वो दबाव एक दो बार इन लोगों ने परोक्ष रूप से बताया भी है। सरकार चलाने वाले लोगों ने संसद में और संसद के बाहर के हमें विदेशी कर्ज लेना पड़ता है। बिना कर्जे के बजट नहीं बनता, और बिना बजट के सरकार लोगों को पगार नहीं दे सकती, सरकारी कर्मचारियों को तो नहीं ही दे सकती। और ज्यादा काम सरकार का अब यही रह गया है कि कर्मचारियों को पगार बांटना, क्योंकि बजट का 90% हिस्सा गैर योजनागत खर्चों का है। माने बिना विकास के काम किए हुए जो खर्चा हो रहा है वो 90% है। स्वदेशी और स्वावलंबन उन्होंने छोड़ दिया है, अब विदेशी और परावलंबन पर ज्यादा निर्भर है। तो ऐसा क्यों लगता है कि हम अपनी सरकार भी नहीं चला सकते बिना कर्जे के? अर्थव्यवस्था के स्तर पर अगर आप ध्यान से देखें तो सरकार बार बार चिल्ला रही है कि हमें विदेशी पूंजी की जरूरत है देश का विकास करने के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था पर्याप्त पूंजी पैदा नहीं कर पा रही है, इसलिए हमें विदेशी पूंजी चाहिए। इसको एक सरल उदाहरण से अगर मैं समझाऊं तो जैसे कोई मरीज है, उस मरीज को हम पानी चढ़ा रहे हैं बाहर से, मान लीजिए ग्लूकोज दे रहे हैं। थोड़े दिन के बाद पता चला कि वो बाहर का ग्लूकोज भी नहीं, अब उसको रक्त भी चाहिए, ब्लड भी चाहिए। तो बाहर से ला के उसको रक्त चढ़ा रहे हैं, तो कितने दिन चढ़ाएंगे बाहर का रक्त? कोई एक समय तो ऐसा आना चाहिए कि मरीज का शरीर खुद खून बनाना शुरू करे। हाँ। तो क्या लगता है कि हम पूरी तरह से डूब जाएंगे आने वाले वर्षों? अगर आप इसी तरह से बाहर का रक्त देते रहे तो एक समय रक्त लेना स्वीकार कर देगा शरीर। लेकिन लगातार ये देखा गया है कि सरकारें एक के बाद एक आ रही हैं,
और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो मात्रा है उसे बढ़ाती जा रही है। हाँ। और आपके जो आजादी आंदोलन का कहीं असर नहीं नजर आ रहा। नहीं, आजादी आंदोलन का असर लोगों में है। पिछले कई वर्षों से हम जो विदेशी कंपनियों के खिलाफ काम कर रहे हैं उसका असर दिखाई दे रहा है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट में विदेशी कंपनियों की बिक्री लगातार कम हो रही है। ये सॉफ्ट ड्रिंक की बड़ी कंपनियां तो आप लोगों पर आरोप लगाती हैं कि आप दूसरी कंपनियों से साठगांठ करके उन कंपनियों की मार्केटिंग कम करने के लिए हम भारत के किसानों से साठगांठ किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में भारत के किसानों का जामुन का रस बिके, संतरे का रस बिके, मौसमी का रस बिके, अंगूर का रस बिके, आम का रस बिके। रासायनिक पेस्टिसाइड की मिलावट के नाम पर सॉफ्ट ड्रिंक को खोला गया भारत में, तो उससे ज्यादा इस तरह की जो मिलावट है और भारतीय उत्पादन है। अगर भारत में कोई मिलावट करता है और इस देश के लोगों की जान के साथ खेल रहा है तो हम उसके कभी सहयोगी और समर्थक नहीं हुए हैं। उसके खिलाफ भी हम उतनी ही ताकत से आवाज उठा रहे हैं। और ये पेप्सी कोका के जमाने की कीटनाशक है, इतना ही सवाल नहीं है। इससे ज्यादा बड़ा सवाल है कि पेप्सी कोका कैलोरी वॉल्यूम जीरो है। शरीर के उपयोग में आने वाली ऊर्जा की रीति अगर हम उसका कैलकुलेशन करें तो वो शून्य है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस देश के लोगों का पानी, जिस पर पहला हक किसानों का है, क्योंकि खेती हमारे देश का सबसे बड़ा आधार है, तो खेती के लिए पानी पहला हक है। दूसरा इस देश के लोगों को पीने का है पानी, दूसरा हक है। तीसरा उद्योगों के लिए है। इन तीनों में पानी का सदुपयोग होने के बाद अगर बचता है हमारे पास पानी, तब हमें सोचना है। आपने पेप्सी और कोक को तोड़ दिया, लेकिन भारत का बहुत बड़ा खुदरा बाजार अब विदेशियों के हाथों में, विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी के हाथों में बना है। इस चर्चा को जारी रखिए, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अच्छे उत्पाद अगर भारतीयों को इस मामले में समझते हैं तो क्यों उन चीजों का जवाब हो जाता है।
कोई तकलीफ नहीं। जब इस देश में आपके पास 20 करोड़ बेरोजगार हो और 44 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, तब आपको उनके बारे में आप इस तरह का करना चाहते हैं कि जहाँ सारे के सारे लोग बराबर हो, अपने रास्ते की पहुंचाना के बाद में से आएगी बराबर है, गरीबी नहीं है, लेकिन उनको अभी आते हैं कि क्षमता में 25 करोड़ लोग हैं, अपने बेटे के लिए हो सके, ये जनता सभी स्टैंडर्ड नहीं बन सके। 25 करोड़ लोगों की भारतीय जिंदगी है भारतीयता के आधार पर। भारतीयता ये कहती है कि अगर आपके गांव में कोई भूखा है और गरीब है तो उसकी जिम्मेदारी भी गांव की है। चाहे राजीव जी आपकी बात कहीं ऐसा तो नहीं है कि अक्षम अमीर के लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो करोड़ों करोड़ों गाँव में रहते हैं, वो इतने सक्षम है और इतने अच्छे उत्पाद बनाते हैं। तकलीफ उनके सामने एक ही है कि उनके पास कोई ब्रांड इक्विटी नहीं है। आज का जो बाजार है वो ब्रांड इक्विटी का है। लोग सामान नहीं खरीदते हैं, नाम खरीदते हैं। लोग क्वालिटी पे मार नहीं खाते, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मार नहीं खाते, ब्रांड इक्विटी पे मार खाते। जो ब्रांडेड चीजें हैं, जो विदेशी ब्रांडेड चीजें, उनको रोकने के बजाय अपना भाई क्रिएट कीजिए। वो भी कर रहे हैं, उसका भी काम साथ साथ देश में चल रहा है कि हमने हिंदुस्तान में एक स्वदेशी ब्रांड क्रिएट करना शुरू किया है। उसका नाम है स्वानंद। तो स्वानंद के नाम से भारत देश में ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ देना है एक नेटवर्क में, जिनके पास कोई ब्रांड इक्विटी साथ कर रहे हैं। वो पॉजिटिव काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार जब आप पॉजिटिव काम करते हैं तो जो निगेटिव हो रहा है उसको भी रोकना पड़ता है। जैसे आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी थे, रचनात्मक काम भी करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष भी चलता था, दोनों साथ में होता था। आज भी यही करना पड़ेगा कि एक तरफ हमें पॉजिटिव काम के लिए ब्रांड इक्विटी बनानी है, छोटे छोटे लोगों की वो भी करनी है। आपने भी गांधी जी की बात की, गांधी जी ने ऐसा किया। आज देश में गांधीवादियों का ही शासन है, गांधी को मानने वाले, गांधी की विचारधारा के अनुसार इस देश में शासन चल रहा है। और गांधीवादी ही इस देश में चाहते हैं कि विदेशी पूंजी आए, जिससे हम लोग सक्षम बने, भारत आर्थिक महाशक्ति बने। और आप एक दूसरे गांधीवादी हैं जो इसका विरोध करते हैं। समस्या तो गांधी मार्ग और गांधीवाद में है। गांधीवादियों का शासन है, ये बिल्कुल ठीक है इस देश में, लेकिन गांधी मार्ग ही नहीं है वो। गांधी ने जो मार्ग दिखाया इस देश को कि स्वदेशी और स्वावलंबी बनो, उसको वो बहुत साल पहले छोड़ चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि महात्मा गांधी की वैचारिक हत्या वो कर चुके हैं, जो अपने को गांधीवादी मानते हैं। वो गांधी जी का फोटो अपने कमरे में लगा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 अक्टूबर को उनकी समाधि की प्रदक्षिणा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। गांधी मार्ग भी अब नहीं बचे, नहीं बचे, सरकार में तो नहीं है, समाज में है। समाज में अभी मुन्ना भाई जो पिक्चर आई, इसने जो गांधी गिरी दिखाई, वो क्या गांधी मार्ग लगता है आपको? कुछ है मुझे वो एक तरह से मस्खरेपन की फिल्म लगी। गांधी जी जितने गंभीर आदमी थे उतने ही मजाकिया तरीके से इस फिल्म में उनका प्रस्तुतिकरण हुआ है। गांधी जी ने इतने बड़े सवालों को उठाया था और यहाँ मुन्ना भाई शराब पीते हुए, जो गांधी जी हमेशा उसकी नफरत करते थे, गांधी मार्ग का रास्ता दिखा रहा है। और मुन्ना भाई व्यक्तिगत जीवन में क्या है वो हम सबको मालूम है। और राजीव जी, आप जैसे गांधी मार्ग जो लाखों करोड़ों जनता को नहीं बता पाए, वो मुन्ना भाई ने एक झटके में सबको गांधीगिरी सिखा दी। नहीं, गांधीगिरी तो कुछ ऐसी नहीं सिखाई है उन्होंने गांधी जी को थोड़े हल्के तरीके से मजाकिया लहजे में प्रस्तुत कर दिया लोगों के सामने। और भारत का जो समाज ये मानता है कि गांधी जी का बहुत अच्छा उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है फिल्म में, ये वो समाज है जो बहुत हल्का है खुद ही। जो गंभीर समाज है उसको तो बहुत आपत्ति है इस फिल्म पर। यानी आपको भी आपत्ति है? हाँ, मुझे बहुत आपत्ति है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने और फिल्म के प्रोड्यूसर ने गांधी जी को जिस मस्खरे अंदाज में प्रस्तुत किया है वो तो बहुत ही खराब है। गांधी जी जिंदगी भर शराबबंदी के खिलाफ काम करते रहे और मुन्ना भाई हर दिन शराब पी के काम कर रहा है। और गांधी जी ने इस तरह की बातें कभी नहीं की अपने जीवन में जो फिल्म में दिखाई गई हैं कि किसी की शादी की समस्या है तो गांधी जी खड़े हैं उसका समाधान करने के लिए। किसी को किसी लड़की से आई लव यू कहना है, उसकी कोई समस्या है, मानसिक समस्या है, तो गांधी जी खड़े हैं रास्ता बताने के लिए। ये तो सब छिछोरापन है। जिस छोटी छोटी समस्याओं से समाज जूझ रहा है, उसके लिए एक शांतिपूर्ण तरीका, एक रास्ता दिखाया जो गांधीवाद से बड़ा निकट लगता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को फूल दे देने से कौन सी समस्या इस देश में हल हो गई है जब से मुन्ना भाई आई है। मैंने कई बार अखबारों में पढ़ा है कि कुछ लोगों ने ये रास्ता अपना के कोई समस्या का समाधान करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास तो अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि कोई एक समस्या का भी समाधान उसमें से हुआ हो। ये फिल्म जो बनाई गई है वो आनंद लेने के लिए है, समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं है। अभी तो राजीव जी, एक किसी ने भारतीयों ने
एक वेब फिल्म बना दी जिसमें गांधी जी को अश्लील नृत्य करते हुए दिखाया। वो तो और भी खराब है, वो तो उससे भी ज्यादा खराब है जो मुन्ना भाई में है। जो अश्लील नृत्य करते हुए गांधी जी को दिखाया वो एक अमरीकी वेबसाइट है, उस पर ये सब हुआ है। और अमरीकी वेबसाइट पर पिछले कुछ 8-10 वर्षों से हम देख रहे हैं कि इस तरह का हमला गांधी जी पर बहुत बार हो रहा है। आखिर गांधीवादियों के राज में गांधी पे इस तरह का हमला क्यों हो रहा है? क्योंकि गांधी चर्चा जारी रखी है। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पहले पर्दे पर क्या चल रहा है नया? फिल्मी रंग, स्टार्स के घर, बड़े पर्दे की तरफ, दर्शकों की पसंद या फिर बॉलीवुड की पसंद आपकी विशेष खबरी। इस फिल्मों पर आने वाली फिल्मों का रिव्यू, टॉप फिल्म ऑफ द वीक, सब मिलेगा आपको यहाँ। गॉसिप, शूटिंग, रिकॉर्डिंग, पार्टी, बड़े पर्दे की हर खबर, छोटे पर्दे पर मुहूर्त से प्रीमियर, फिल्मी दुनिया की हर दिन का सफरनामा, फिल्मी नामा, देखिए हर रोज शाम 6:30 बजे। राजस्थान की लोक परंपराएं, वहाँ की विश्वविख्यात लोक संस्कृति और कलाकृतियां, वहाँ की सुंदरता। हम कराते हैं वहाँ के हर नगर की यात्रा। लोक यात्रा हर रविवार रात 8:30 पर सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। राजस्थान के 6 बड़े शहरों की खबरें। जयपुर, सफर का केंद्र जयपुर, कैसे बनते हैं और बिखरते हैं वादे और इरादे। अजमेर, फिजा में है पुष्कर की महिमा और गरीब नवाज का करम। हर घड़ी की हर खबर के संग होंगे हम। कोटा, राजस्थान का ऊर्जा केंद्र कोटा देखिए साक्षी बन रहा है किन किन हलचलों और आयामों का। जोधपुर, आन बान और शान की अनोखी मिसाल, जानिए जोधपुर की हर खबर हर हाल। उदयपुर, झीलों की बयार पहुंची 7 समुंदर पार, हमारी रहेगी पल पल पर नजर। बीकानेर, भुजिया का तीखापन हो या हो रसगुल्ले की मिठास, बीकानेर की हर खबर है हमारे पास। ईटीवी न्यूज उदयपुर, ईटीवी न्यूज जयपुर, ईटीवी न्यूज अजमेर, ईटीवी न्यूज जोधपुर, ईटीवी न्यूज बीकानेर, ईटीवी न्यूज कोटा। आपना सिटी, रोजाना रात 10 बजे। सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच है गांधीवादी, गांधी मार्गी राजीव दीक्षित। बात हो रही थी राजीव जी गांधीवाद की, गांधी जी की। वो गांधी जो देश की स्वतंत्रता का नायक था, जिसकी एक आवाज पे करोड़ों लोग खड़े हो जाते थे, आज मनोरंजन का साधन क्यों बन गया? ये गिरावट का प्रतीक है। सरकार में गांधी जी को लेकर जितनी गिरावट आई, गांधी विचार को लेकर जितनी गिरावट आई है, तो सरकार के नजदीकी लोगों में भी गिरावट उतनी ही दिखाई दे रही है। तो ये सरकार के नजदीकी लोग गांधी जी को उतनी ही देख पा रहे हैं जितना उनके लिए मनोरंजन का हिस्सा बन सके। गांधी जी ने भारत और दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए जो गंभीर मार्ग बताया और जो विचार प्रस्तुत किए हैं, वो बड़ी बातें हैं। उनको सब छोड़ चुके हैं, तो हल्कापन रह गया उनके हाथ में, और ये हल्कापन मनोरंजन का साधन बनता है। हल्केपन से समस्याओं के समाधान नहीं होते, थोड़ी देर के लिए आनंद की प्राप्ति हो सकती है। पर मुन्ना भाई जो पिक्चर है उसमें कुछ जो सवाल उठाए गए हैं, क्या लगता नहीं है कि आज के समय में बड़े जटिल प्रश्न बन रहे हैं? जैसे गांधी जी ने कहा कि कोई हमला करे तो उसे अपने संयम से रोको, उसके ऊपर प्रतिवाद नहीं करो। लेकिन बात मुन्ना भाई उठा दी कि तीसरे थप्पड़ पे क्या, दूसरे थप्पड़ की बात क्या करें? देखिए, गांधी जी ने ये जब कहा था ना, उसी गांधी जी ने एक और बात कही है कि अगर कोई आपके ऊपर हमला करता है तो कायर बनके अहिंसक होने से अच्छा है हिंसक बहादुर होना। जब भारत में नोआखाली में दंगे चल रहे थे हिंदू मुसलमानों के, तो एक बार कुछ लोग गांधी जी के पास आए कि मेरी बहन के साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया है। तो गांधी जी ने कहा कि तूने उस आदमी के पेट में चाकू क्यों नहीं भोंका?
तो वो आदमी कहता है कि बापू मैं तो आपका शिष्य हूं, अहिंसक हूं, अहिंसा के रास्ते पे चलने वाला हूं। तो गांधी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है जो ध्यान में रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कायरों की अहिंसा से वीरों की हिंसा अच्छी है। मुन्ना भाई ने बड़े इजीली बता दिया कि कायर होकर मत बैठिए। गांधी जी ने इसको जिस संदर्भ में कहा है, मुन्ना भाई ने वो संदर्भ उसमें से निकाल दिया। इस समय बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है कि देश में जो सेज की नीति है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति है, हरे भरे खेत इंडस्ट्रीज के हवाले किए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि देश की तरक्की के लिए इस तरह से जो कुल मिलाकर कुछ चक्कर चल रहा है या जो भी चल रहा है, ये वही हो रहा है जो अंग्रेज किया करते थे। अंग्रेजों का एक अधिकारी इस देश में होता था, उसका नाम था डलहौजी। उसने एक कानून बनाया था, लैंड एक्विजिशन एक्ट। जब वो इस देश का सर्वा बना, प्रमुख बना, गवर्नर जनरल जिसको कहते हैं, तो उसने कानून बना दिया लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो किसानों से जबरदस्ती जमीनें छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाती थी। आज हमारे देश में लगता है डलहौजी के पुनर्अवतार पैदा हुए। अगर मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ बेचने जाऊंगा तो वो एक्सपोर्ट माना जाएगा, और वहां से मैं कुछ खरीद के लाऊंगा तो इंपोर्ट माना जाएगा। तो हमने क्या कर दिया कि इस देश के अंदर एक विदेश तैयार कर दिया, और इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता पूरी दुनिया में। लेकिन कहीं भी विरोध नजर नहीं आया। सबसे पहला बड़ा विरोध तो सिंगूर में नजर आया जब ममता बनर्जी ने जब अपना आंदोलन शुरू किया। मेरी जानकारी मैं आपको दे दूं कि इस देश में जहां जहां भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, पूरे भारत में 300 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने की बात चल रही है। जहां जहां सरकारों ने जमीन लिया है, हर जगह ऐसा ही विरोध हुआ है। बस फर्क इतना है कि सिंगूर का विरोध चूंकि ममता बनर्जी के द्वारा किया गया, उनके पास एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो मीडिया ने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन इससे ज्यादा बड़े बड़े विरोध दूसरे स्थानों पर हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं, जहां पर किसानों ने बिना किसी बड़े नेता की मदद के विरोध इतना किया है कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। महाराष्ट्र में कम से कम 30 स्थानों की जानकारी मेरे पास है। आज चीन जो महाशक्ति बना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आधार पर बना है, वहाँ कई 1000 किलोमीटर लंबे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। लेकिन चीन ने जिस तरह से किया है उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक तो उन्होंने किसानों की जमीन नहीं ली है इस काम के लिए, जो उनकी बंजर पड़ी हुई जमीन थी। चीन में आप जानते हैं कि जितनी उपजाऊ जमीन है उससे ज्यादा बंजर जमीन है। और मेरा एक दूसरा मानना है कि हो सकता है चीन के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन फायदे का सौदा हो, लेकिन भारत के लिए वो फायदे के सौदे बनेंगे ये गारंटी नहीं है, क्योंकि चीन एक खास तरह का देश है, भारत एक दूसरे तरह का देश है। चीन में लोगों को गुलामी में रहना पसंद है, क्योंकि सरकार की तानाशाही वहां पर चलती है। भारत के लोग कभी भी गुलामी में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर किसी की तानाशाही नहीं चलती है। अगर सेज जैसे योजनाएं नहीं होंगी तो आखिर में कौन इन्वेस्ट करेगा? मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था में आप परिवर्तन कर दीजिए थोड़ा सा, तो इतनी पूंजी पैदा हो जाएगी कि बाहर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा काम करें कि जितने टैक्स इस देश में हैं, 64 तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब मिला के, टॉप टू द बॉटम, सेंटर से गांव तक, ये सभी टैक्स को खत्म करके एक सिंगल पॉइंट टैक्स कर दें। सारे टैक्सेस को मर्ज कर दें, एक सिंगल पॉइंट टैक्स कर दें, जिसको ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम से आप बोलिए, तो लाखों करोड़ों रुपए का धन पैदा हो जाएगा इस देश में। इनकम टैक्स एक्ट को 10 साल के लिए, 20 साल के लिए रद्द कर दें, या हमेशा के लिए रद्द कर दें, कोई जरूरत नहीं है। इनकम को टैक्स करना ये अंग्रेजों की नीति थी, भारत में इसकी जरूरत नहीं है। तो इनकम टैक्स को खत्म कर दिया जाए, तो आप कल्पना नहीं कर सकते, कम से कम 25 से 30 लाख करोड़ रुपए का धन इस देश में अचानक से निकल आएगा। चिदम्बरम जी को सलाह देखा आपने? चिदम्बरम जी को ही नहीं, मैंने हिंदुस्तान के पिछले 15 साल में जितने वित्त मंत्री आए हैं सबको ये सलाह दी है। क्यों नहीं मान रहे लोग? वो ये कहते हैं कि अगर हमने इनकम पर टैक्स खत्म कर दिया तो सरकार का कंट्रोल लोगों पर से निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इनकम का जो टैक्स है वो सरकार का कंट्रोल चलाने के लिए है, माने डंडा बजाने के लिए, ना कि इकोनॉमी को सुधारने के लिए। तो क्या इन सब की चीजों के पीछे भी क्या कहीं ना कहीं अमेरिकी हाथ है? इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पंचतंत्र हर रविवार सुबह 9:30 बजे।
प्रदेश की नब्ज पर हम रखते हैं नजर। हमारा सरोकार है उन मुद्दों से जो डालते हैं हम सब पर असर, चाहे वो हो सड़कों के गड्ढे या फिर बिजली की आंख में झोंक, उत्सवों की मस्ती हो या सरकारी अस्पतालों का खस्ता हाल, राजनीति की आग में रोटियां सेकते नेता हो या भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा पुलिस या तल, सब पर है हमारी नजर। आखिर ये है हमारा प्रदेश। महारो राजस्थान, सोमवार से रविवार दोपहर 1 बजे और शाम 7 बजे। घर बनाने का हो सपना या लेना हो कैमरा मोबाइल, टीवी करेगा आपके फैसले में आपकी मदद। देखिए बजट पर विशेष केवल हमारे साथ। ब्रेक के बाद आमने सामने आपका एक बार स्वागत है। आज हमारे बीच है अमेरिकी नीतियों के कट्टर विरोधी राजीव दीक्षित। राजीव जी, आप अमेरिकी विरोधी की तरह पहचाने जाते हैं, क्यों है? आखिर में आपका अमेरिका विरोध क्यों है? अमेरिकी जो सभ्यता है और जो संस्कृति है और पिछले 100-200 साल से अमेरिका जो दुनिया के साथ कर रहा है, उसे कोई भी संवेदनशील और बुद्धिमान आदमी स्वीकार नहीं कर सकता। तो अमेरिका की ये चाहत है कि सारी दुनिया उसकी गुलामी में रहे, जैसे कभी ब्रिटेन की गुलामी में दुनिया के 50 देश रहे। आखिर में ऐसा क्या बिगाड़ दिया अमेरिका ने आपका, जबकि यहाँ पे भारतीय के काफी फल फूल रहे हैं? हाँ, हो सकता है वो भारतीय अमेरिका में फल फूल रहे हों, लेकिन भारत में ही फल फूल रहा है। भारत के साथ तो अमेरिका का जो व्यवहार चल रहा है वो इतना खतरनाक है। आप जानते हैं कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा समस्या है जो अमेरिका के कारण सुलझ नहीं पा रही है, जम्मू कश्मीर की समस्या। यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के बार-बार वीटो करने के कारण ये समस्या का समाधान नहीं हो पाया और हमेशा अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहा है। उस अमेरिका ने पाकिस्तान को ऐसे आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए हैं जिनके खिलाफ वो भारत में कभी भी इस्तेमाल कर सकता है और 4 बार कर चुका है। आतंकवाद का जो केंद्र है अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये इनसे जो अमेरिका जिस तरह से संघर्ष कर रहा है, आखिर में उसका फायदा तो भारत को ही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, भारत को और ज्यादा नुकसान हो रहा है। अफगानिस्तान पर जब से अमेरिका का कब्जा हुआ है, भारत में आतंकवाद कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। पहले ऐसा बोला जाता था कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सरकार आ जाएगी, तालिबानी सरकार चली जाएगी, तो वो तालिबानी सरकार को उन्होंने हटा भी दिया और अमेरिकी सरकार इस समय अफगानिस्तान में है, लेकिन भारत में आतंकवाद में कोई कमी नहीं आई उससे। राजीव जी, आपकी जो थ्योरी है अभी तक दुनिया की तो गले नहीं उतरेगी। उतरेगी थोड़े दिन के बाद। मैं आपको ये बताता हूँ कि 1941 में पर्ल हार्बर अटैक हुआ था अमेरिका में। वो अमेरिका की वायुसेना ने ही बम गिराए थे अपने देश के ऊपर। 3 साल के बाद अमेरिका ने खुद स्वीकार किया इस बात को कि हाँ, हमने पर्ल हार्बर अटैक किया था। और उस पर्ल हार्बर अटैक को करने के समय में उन्होंने जापान पे आरोप लगाए थे कि ये जापानियों ने हमारे ऊपर अटैक किया है और बदले में अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटम बम गिराए थे। फिर एटम बम गिरने के लगभग 3 साल के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने जापान के सामने एक स्वीकार किया कि हाँ, वी आर वेरी सॉरी, हमने आपके ऊपर 2 एटम बम गिराए, पर्ल हार्बर अटैक आपने नहीं किया था, हमने खुद से ही कराया था। तो अभी थोड़े दिन के बाद आपको कोई अमेरिकी राष्ट्रपति ये स्वीकार करते हुए मिलेगा कि यस, वी आर सॉरी, अफगानिस्तानी आतंकवादियों ने टावर नहीं तोड़े थे, हमने ही टावर तोड़वाया था। लेकिन हम क्या करें, हमको अफगानिस्तान पे कब्जा करना था क्योंकि वहां का तेल हमें चाहिए। क्योंकि अमेरिका ये कोई पहली बार नहीं कर रहा है, 1941 में वो पर्ल हार्बर में कर चुका है। उसके बाद ये काम अमेरिका नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया में करवा चुका है, इसी तरह वियतनाम में करवा चुका है, इसी तरह इराक में करवा चुका है, सोमालिया में अभी वो करवा रहा है। दुनिया में 50 से ज्यादा देश उदाहरण है जहां अमेरिका ने इस तरह के काम नहीं। आपको लग रहा है कि भारत का भी कई नंबर आ सकता है? भारत का नंबर आने की संभावना इसलिए दिख रही है कि भारत के नेता जरूरत से ज्यादा अमेरिका की गोदी में जाके बैठ रहे हैं और इस देश की संप्रभुता के साथ समझौते कर रहे हैं। ये थे आजादी बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव दीक्षित। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।